जय हिंद। चलिए आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का जीव विज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। इसमें आपको 1 से लेके 6 चैप्टर तक का, यानी 1 से लेके 6 चैप्टर तक का जितना भी वीवीआई क्वेश्चन है ना, गेस क्वेश्चन है आपके सामने। अब महाक्रेश कोर्स होने जा रहा है। जो क्या कहते हैं इसको, क्या कहेंगे? महाक्रेश कोर्स। कौन क्रेश कोर्स? महाक्रेश कोर्स है ना। महाक्रेश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। इस महाक्रेश कोर्स में आपको बायोलॉजी से अभी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आने वाला वीडियो फिजिक्स, केमिस्ट्री है ना, इसका आने वाला है। हिस्ट्री का भी है, पॉलिटिकल भी है, ज्योग्राफी भी है, आपदा भी है। सारा वीडियो आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब है ना, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए इसको हम टाइम को बर्बाद नहीं करते हुए इसे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि श्वसन क्या है? श्वसन क्या है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन ग्रहण करना, वायुमंडल में ऑक्सीजन ग्रहण करना और कोशिका के आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन का उपयोग करना श्वसन कहलाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन ग्रहण करना और कोशिका की आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन का उपयोग करना ही क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। चलिए आपके स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन है। कहता है पोषण क्या है, किसे कहते हैं? तो पोषण किसी भी जीवधारियों के द्वारा भोजन के रूप में कोई भी पदार्थ ग्रहण किया जाता है। भोजन ग्रहण करने की इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। चलिए इसको अब आपके स्क्रीन पे इसका तीसरा क्वेश्चन है कि उत्सर्जन किसे कहते हैं? तो देखिए उत्सर्जन किसे कहते हैं? शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया, शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। हमारे शरीर से यूरिया एवं नाइट्रोजनी पदार्थ उत्सर्जन रूप में बाहर निकलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चौथा क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? स्वयं पोषी पोषण के लिए हरे पेड़ पौधे पर्यावरण से CO2 और H2O, क्या CO2 और H2O, CO2 का अर्थ हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, H2O का अर्थ हुआ जल एवं क्लोरोफिन। स्वयं पोषी पोषण के लिए हरे पेड़ पौधे पर्यावरण से CO2, H2O एवं क्लोरोफिन की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। पौधे के भोजन बनाने की इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसका जो समीकरण होता है, पूछता है समीकरण, यहाँ लिखा हुआ देख लीजिए। 6CO2 + 6H2O प्रेरणाहरित सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में 6C6H12O6 + 6O2 बनाते हैं। ठीक है, चलिए हम आपके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। रक्त किसे कहते हैं? देखिए रक्त किसे कहते हैं? यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है जिसका रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। ये सभी प्रकार के पोषण पदार्थों को और गैसों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाता है। ठीक है, चलिए हम लोग का छठा क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि नेफ्रॉन किसे कहते हैं? विकृत के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। इसका मुख्य कार्य शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना होता है। विकृत के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। इसका मुख्य कार्य शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना होता है। चलिए हम लोग को जो देखने जा रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसमें आप तो परिभाषा यानी डिफिनेशन है ना, और मोस्ट वीवीआई डिफिनेशन आप देख रहे हैं। मोस्ट वीवीआई आप डिफिनेशन देख रहे हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपको मिल सके। और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि स्वयं पोषी विषमपोषी में अंतर बतावे। देख लीजिए क्वेश्चन, स्वयं पोषी और विषमपोषी में अंतर बतावे, है ना। चलिए स्वयं पोषी विषमपोषी में क्या अंतर निम्नलिखित है? जी, पहला स्वयं पोषी पोषण देख लीजिए और दूसरी तरफ विषमपोषी पोषण देख लीजिए, है ना। पहला, ये जीव अपना आश्रय के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं होते हैं। इसमें देख लीजिए विषमपोषी में ये जीव अपने आश्रय के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। इस प्रकार के, देखिए स्वयंपोषी में इस प्रकार के पोषण में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। इस प्रकार के पोषण प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
नहीं होती है। देखिए तीसरा पॉइंट इसका, इस प्रकार के पोषण में क्लोरोप्लास्ट की आवश्यकता होती है, इस प्रकार के पोषण में क्लोरोप्लास्ट की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए ये केवल हरे पेड़ पौधे में होता है, ये हरे पेड़ पौधे के अलावा अन्य सभी जीवों में होता है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? देखिए हमारे आमाशय में भोजन पचाने के लिए, है ना, अम्ल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, हमारे आमाशय में भोजन को पचाने के लिए अम्ल की भूमिका होती है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना। आमाशय की दीवार से जठरस नामक एक अम्ल निकलता है जो भोजन को टुकड़े को छोटे छोटे कणों में विभाजित करता है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl भी पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या कहते हैं? HCl भी पाया जाता है, जो पेप्सिन, देखिए जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होती है। भोजन के साथ जो कुछ विषाणु आते हैं जो अम्ल की सहायता से मर जाते हैं, ठीक है ना, अम्ल की सहायता से मर जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9। पाचक एंजाइम क्या कारण है ना। पाचक एंजाइम भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये भोजन के साथ मिलकर भोजन को छोटे छोटे कणों में विभाजित करता है, जो अगले पाचन अंग के लिए भोजन को पचाना आसान हो जाता है, जैसे जठरस, आंतरस आदि। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पाचक एंजाइम भी हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। उच्च पादप संगठन, मतलब उच्च पादप में वहन तंत्र के क्या घटक हैं? उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र क्या घटक हैं? ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपको नहीं रहे ना, एग्जाम में नहीं रहे, इसकी जगह आपको जाइलम और फ्लोएम का परिभाषा पूछते। तो चलिए देखिए, उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र का घटक निम्नलिखित है ना। इसमें पहला जाइलम लिखा गया, इसके द्वारा पौधों में मिट्टी से लेकर जल तक पहुंचाया जाता है। ठीक, फ्लोएम में देख लीजिए, इसके द्वारा पत्तियों में तैयार भोजन को पादप के सभी शरीर भागों तक पहुंचाया जाता है। और विशेषकर इसका वीडियो का जो है ना, आपको अगर पर्सनली और इसका डॉक्यूमेंट भी चाहिए तो आप हमको व्हाट्सअप कर दीजिए, है ना, अपना नंबर डाल दीजिए यूट्यूब के नीचे, हम आपको व्हाट्सअप कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? तो पादप में जल का वहन जाइलम द्वारा होता है ना। पादप में जल का वहन किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा होता है ना। जाइलम ऊतक में जड़ों, तनु और पतिया की वाहिकाओं, है ना, वाहिनिकाओं ये आपस में जुड़ जाती है, क्योंकि जड़ों का संपर्क मिट्टी से होता है, जबकि खनिज लवण का वहन फ्लोएम द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? देखिए पादप में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम द्वारा होता है। फ्लोएम की कोशिका पादप के संपूर्ण भागों तक फैला होता है। पौधे में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, कि मूत्र बनाने में, मतलब मूत्र की बनाने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है? मूत्र में कैसे बनता है, ये भी आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं। देखिए आंसर कहता है, मूत्र में साधारण जल, H2O, यूरिया, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, यानी जल 96%, जल कितना प्रतिशत? 96%, यूरिया 2% और 2 अम्लीय होता है। उसके बाद मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकता है क्वेश्चन गाइस, यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक है, यूरोक्रोम के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कहता है कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है? देखिए भोजन के पाचन में लार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो लाला ग्रंथियों से निकलने वाले रस हैं, साथ ही यह भोजन को गीला करने में सहायक होता है, जिसके द्वारा यह आसानी से घुलनशील बन जाता है तथा, ठीक है, तथा कि इसके रास्ता आसान हो जाए, है ना, और लार उपस्थित एंजाइम क्या हो जाए? लार में उपस्थित एंजाइम को, है ना, इसे क्या कहा जाता है? लार में उपस्थित एंजाइम को इसे लेंस भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने है कि वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? ठीक है, तो क्या लिखेंगे? वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर निम्नलिखित है। ठीक, चलिए पहला, उसके बाद नाम लिखिए जिसमें अवायवीय हो, कुछ नाम भी लिखना है जिसमें अवायवीय हो। ठीक है, पहला पॉइंट देख लीजिए वायवीय का।
और अवायवीय इधर है, देख लीजिए। पहला अवायवीय में यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है, सिर्फ दोहरा देना होता है। एक मतलब एक पॉजिटिव कर देना होता है, ज़्यादातर नेगेटिव कर दिया जाता है ना। दूसरा, इस श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, इस श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें CO2 तथा जल का निर्माण होता है, इसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। इसका उदाहरण है सभी उच्च जीवधारी, इसका उदाहरण है इष्ट फीता और कृमि। चलिए देखिए अगला पॉइंट, इसी में जो था वो बतावे पूछा था ना, कुछ अवायवीय श्वसन का नाम बतावे। श्वसन का तो अवायवीय श्वसन को जल के युक्त पौधे जड़ों में परजीवी है ना होता है। अगर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाइलम और फ्लोएम अंतर बतावे, है ना। जाइलम तथा फ्लोएम के पदार्थों के वहन में क्या अंतर है। चलिए आपके सामने आंसर है, जाइलम तथा फ्लोएम के अंतर निम्नलिखित है। ठीक है, जाइलम तथा फ्लोएम अंतर निम्नलिखित है। पहला जाइलम है, इधर फ्लोएम है। यह अधिकांश जीव उत्तक होता है, अधिकांश जीव मृत्युजीवी उत्तक होता है। इस उत्तक का कार्य जल को पहुंचाना होता है, इस उत्तक का कार्य भोजन को पहुंचाना होता है। ठीक है, इसमें देखिए तीसरा पॉइंट जाइलम में, यह उत्तक जल को पत्तियों तक पहुंचाता है। इसमें देखिए यह उत्तक तैयार भोजन को सभी पोषण अंगों तक पहुंचाता है। ठीक है, इसमें देखिए इसमें भाव ऊपर की ओर होता है, इसमें भाव नीचे की ओर होता है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धमनी और शिरा में क्या अंतर है। ठीक है, तो देखिए धमनी और शिरा में क्या अंतर है। यह शुद्ध रक्त को पहुंचाने का काम करता है, धमनी, और शिरा जो है शुद्ध रक्त को पहुंचाने का काम करता है। धमनी में इनकी गुहिका छोटी होती है और शिरा में इनकी गुहिका बड़ी होती है, और इसमें धमनी में इसका व्यास कम होता है और शिरा में इसका व्यास अधिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। देखिए वहाँ छूट गया था क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पर लिख दिया है। पृथ्वी पर स्टार में लगा हुआ है, पृथ्वी पर जितने भी सजीव प्राणी हैं वे सभी अपने वृद्धि एवं विकास के लिए अनुरक्षण में काम करते हैं, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं, जैसे श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, पोषण आदि। ठीक है, चलिए अगला, रक्तदाब क्या होता है। रक्तदाब सजीव के शरीर में रुधिर वाहिकाओं के विरुद्ध जो दाब लगता है उस दाब को रक्तदाब कहते हैं। यह दबाव हृदय के संकुचन एवं अनुशीतलन के कारण उत्पन्न होती है। एक सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब 120/80 होता है। इसे मापने के लिए क्या होता है, सिफगोनोमेनोमीटर से मापा जाता है। ठीक है ना, और 120/80 होता है, 102 है ना, एक जो व्यक्ति होता है उसका रक्तचाप। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आप दोहरा प्रश्न से क्या समझते हैं। परिवहन के एक चक्कर पूरा करने के लिए रक्त को हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है। कितना बार गुजरना पड़ता है, 2 बार गुजरना पड़ता है। इस 2 बार गुजरने की प्रक्रिया को दोहरा प्रसंचरण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं। तो देखिए जंतुओं के शरीर में जंतुओं के शरीर में तंत्रिका तंत्र, जंतुओं के शरीर में जाल के तरह बिछा हुआ तंतुओं के समूह को तंत्रिका तंत्र कहलाता है, जो पूरे शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यूरॉन किसे कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। यह देखने में बिना पत्ती वाला पेड़ के समान लगता है। बिना पत्ती वाला क्या किसके समान लगता है, पेड़ के समान लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कथा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपका स्क्रीन सामने है कि प्रवृत्ति क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है। प्रकृति और टहलने के बीच क्या अंतर है, तो आंसर रहेगा इसका कि प्रतिवर्ती क्रिया एक अनैच्छिक क्रिया होती है, जबकि टहलना एक इच्छिक क्रिया होती है। क्योंकि अनैच्छिक क्रिया पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, जबकि इच्छिक क्रिया पर हमारा पूर्ण नियंत्रण होता है। इच्छिक क्या हुआ, जो खुद से किया गया हो, जो मन हो तब। अनैच्छिक का अर्थ हो गया जिस पर कोई हमको नियंत्रण नहीं हो। अगला, हम अगरबत्ती की गंध पता कैसे लगाते हैं। हम अगरबत्ती का गंध विसरण विधि द्वारा पता लगाते हैं, जो नाक से होकर कोशिकाओं के अंत में अग्र मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के सामने है, प्रवृत्ति क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। देखिए प्रतिवृत्ति क्रिया में मस्तिष्क काफी योगदान होता है। यह मेरुरज्जु से प्राप्त की गई सूचनाओं पर सोचने एवं विश्लेषण का कार्य करती है। इस प्रकार का प्रतिवर्तियाँ क्रियाओं को में भाग लेती है। ये क्रियाएं मध्य मस्तिष्क तथा पश्च में नियंत्रित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पादप हार्मोन क्या है। पादप हार्मोन, हाँ,
पादप हार्मोन पौधों में पाए जाने वाला एक ऐसा महत्वपूर्ण रसायन होता है जो वृद्धि एवं विकास, है ना, वृद्धि विकास, फूल पत्तियों का लगना और फूल पत्तियों का झड़ना आदि क्रियाओं का संपन्न करता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेंगे, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, है ना, जिबरेलिन, ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, अभिसेसिक हार्मोन अम्ल आदि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। ऑक्सीजन एक ऐसा पादप हार्मोन है जो पौधे को वृद्धि को बढ़ाता है। इससे सहयोग जिबरेलिन, ऑक्सीजन तथा साइटोकाइनिन आदि सभी वृद्धि को बढ़ाते हैं, केवल एब्सिसिक अम्ल वृद्धि को रोकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? जंतुओं में रासायनिक समन्वय जंतु हार्मोन के द्वारा होता है। यह हार्मोन जंतुओं के अतःस्रावी ग्रंथों से निकलकर सभी अंग एवं अंगों पर प्रभाव डालता है। यह हार्मोन जंतुओं की वृद्धि एवं विकास के शारीरिक परिवर्तन को दर्शाता है या प्रभावित करता है। चलिए ठीक है, इस सब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जंतु में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। और देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने है। आयोडीन युक्त नमक का उपयोग सलाह क्यों दी जाती है? देखिए आयोडीन युक्त नमक की सलाह इसलिए दी जाती है ताकि आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि यानी जो गलकंठ होता है, गले जो फूल जाता है, वो द्वारा बनने वाले हार्मोन थायरोक्सिन अधिक मात्रा में बनता है, जिससे घेघा रोग यानी गला फूला जो जाता है, गला फूल जाता है, सूजन आ जाता है, उसे घेघा रोग या गलकंठ हो जाता है। साथ ही जिससे शारीरिक और मानसिक वृद्धि रुक जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मधुमेह के कुछ रोगियों के चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है? आंसर, मधुमेह के रोगियों के शरीर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है ना, इसलिए मधुमेह के रोगियों को चिकित्सा इंसुलिन सुई देकर की जाती है। देखिए इसी को चिनिया बीमारी भी कहते हैं अपनी भाषा में, ना, अपने देहाती भाषा में की जाती है, ताकि इससे शरीर में शर्करा की मात्रा सीमित रहे। इसी को चिनिया बीमारी भी कहा जाता है अपनी भाषा में। अगला, एक कोशिका तंत्र न्यूरॉन की संरचना बनाइए, इसी कार्य का वर्णन कीजिए, है ना। गाइस इसका जो पिक है, इसका पिक हम जब एग्जाम का 1 महीना बाकी रहेगा तो इसका पिक का और सारा न्यूरॉन, नेफ्रॉन, है ना, मादा जो है ना, मादा जनन अंग, नर जनन अंग, है ना, पुष्प, अनुदैर्ध्य काट, जो भी है जितना भी फिगर है ना, आहार नाल, ये सारा का सारा फिगर आपको बना के यूट्यूब पर दिखा देंगे, है ना, और सिखा भी देंगे। ठीक है, इसलिए आप इसकी टेंशन ना लें, इसमें पिक्चर ऑलरेडी इसमें नहीं डाला गया है। ठीक है, चलिए देखिए, एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तंत्रिका कोशिका की क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं, जो हमारे शरीर में एक जाल की तरह बिछा हुआ है ना। न्यूरॉन का कार्य, इसका कार्य विद्युत आवेश के रूप में सभी सूचनाओं को मस्तिष्क को भेजना होता है। साथ ही विद्युत आवेग के रूप में कुछ रासायनिक पदार्थ का विमोचन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर फिगर के लिए छोड़ दिए हैं, इसका फिगर मोटा मोटा समझाने का प्रयास करते हैं कैसा बनता है। देखिए इस टाइप का इसका फिगर होता है। अभी तो नहीं बना पाए हैं, लेकिन इससे खतरनाक फिर बनता है, ऐसी टाइप का फिर बनता है, काफ़ी खतरनाक होता है। ये जो है ना, यहाँ का सिरा मिट जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है, पादप में प्रकाश का अनुवर्तन किस प्रकार होता है। देखिए पादप में प्रकाश का अनुवर्तन उद्दीपन के प्रभाव से होता है। प्रकाश को दूर होने वाले पौधे के तना में ऑक्सीजन हार्मोन की वृद्धि होती है और पौधे प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। इसमें ऑक्सीजन हार्मोन की लंबाई में वृद्धि करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है ना। तो चलिए देखिए, पादप में रासायनिक समन्वय निम्नलिखित तरीके से होता है। ठीक है, या कह सकते हैं आप पादप में रासायनिक समन्वय पादप हार्मोन के द्वारा होता है, जो निम्नलिखित है। पहला देख लीजिए, ऑक्सीजन, ये पौधों की लंबाई को बढ़ाता है। पहले देखिए ऑक्सीजन, ये पौधे की लंबाई को बढ़ाता है। तो जिबरेलिन, ये पौधे में फूल उगाने में सहायक होता है। ऑब्जेक्टिव से बनता है और ऑब्जेक्टिव समझ लीजिए इसको। साइटोकाइनिन, ये पौधे की पत्तियों अधिक समय तक हरा भरा ताज़ा बनाए रखता है। ठीक है, अगला है एबिसिसिक हार्मोन, ये पौधे की पत्तियों को मुरझाने और पतझड़ उत्पन्न करने में सहायक होता है। चलिए अगला है एथिलीन, है ना, ये पौधे के फलों को पकाने में सहायक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिबरेलिन के
कार्य के कारणों को बताए। जिबरेलिन के कारणों को बताए। लिखिए आंसर है, देखिए जिबरेलिन के कार्य को निम्नलिखित हैं। हम बार बार कहेंगे आपको कि नोट बनाते चलिए ताकि आपको आसानी हो सके, है ना, आप सही से पढ़ सके। देखिए जिबरेलिन कार्य निम्नलिखित है। पहला, यह कैम्बियस की सक्रियता को बढ़ाता है, यह पौधे को बौनापन दूर करता है, हाइट, और ये तने की लंबाई को बढ़ाने में सहायक होता है। चलिए अगला, मानव मस्तिष्क का सचित्र वर्णन करें। इसमें भी आपको हम फिगर बाद में ही देंगे, है ना। मानव मस्तिष्क का सचित्र वर्णन करें, ठीक है, इसका भी फिगर आपको हम बाद में ही देंगे। तो देखिए मानव मस्तिष्क, मस्तिष्क के रस मानव के शरीर के सभी महत्वपूर्ण अंगों में से मस्तिष्क एक प्रमुख समन्वय केंद्र है जो हमारे शरीर में होने वाले सभी कार्यों को नियंत्रित और देखरेख करती है। इसके 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क यह मस्तिष्क का अगला भाग होता है जो सुनने, सोचने एवं देखने का काम करता है। मध्य मस्तिष्क यह मस्तिष्क का ऊपरी भाग होता है जो इस कई प्रकार के अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है, ठीक है। अगला होता है पश्चिम मस्तिष्क। यह शरीर का पिछला भाग होता है जो रक्त दाब, लार आना तथा वमन, उल्टी आना नियंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर इसका भी मस्तिष्क का भी फिगर बनेगा जो कि आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि आपको 1 महीना बाकी रहेगा, तो आपको हम इसका सारा का सारा वीडियो बना के और सही से सिखा भी देंगे और बता भी देंगे और दिखा भी देंगे और एग्जाम में कौन आएगा ये भी आउट कर देंगे, ठीक है। चलिए लैंगिक जनन, है ना, जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें नर और मादा जीव भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। जीव जंतु मनुष्य सहित लगभग सभी प्राणियों में लैंगिक जनन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अलैंगिक जनन क्या है। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें एक जीव भाग लेते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इस जनन में जीव अपने शरीर को 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित कर लेते हैं या फिर कलिका द्वारा नए जीव निर्माण करते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निषेचन किसे कहते हैं, है ना, बहुत अगला बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन, इससे पहले वाला बीच में। नर युग्मक और मादा युग्मक के संकलन की प्रक्रिया को निषेचन कहलाता है, अर्थात शुक्राणु और अंडाणु के मादा के डिंबवाहिनी में मिलने की प्रक्रिया निषेचन कहलाता है। चलिए पुष्प किसे कहते हैं? चलिए पौधे में प्रमुख जनन अंग पुष्प कहलाता है जिसके 4 भाग होते हैं, दलपुंज, बाह्य दलपुंज, पुमांग, जयांग। इसका नर जनन अंग पुमांग, है ना, यानी पुंकेसर कहलाता है, जबकि मादा जनन अंग जयांग या स्त्री केसर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, द्विखंडन और बहुखंड किस प्रकार भिन्न है? चलिए आंसर देखिए, द्विखंडन बहुखंड अंतर निम्नलिखित है ना, या निम्न है। पहला द्विखंडन है, दूसरा में देखिए बहुखंडन है। पहला में इसमें एक जीव विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक 2 जीव का निर्माण करते हैं। द्विखंडन में, बहुखंडन में इसमें एक जीव विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक जीवों का निर्माण करते हैं। देखिए द्विखंडन यह अनुकूल परिस्थितियों में होता है ना, और देखिए बहुखंडन यह प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। इसमें एक ही तल होता है, यह प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, ठीक है। इसमें विभिन्न तल होता है, ठीक। इसमें एक कोशिक जीव भाग लेते हैं जैसे अमीबा, प्रोटोजोआ, थिस्ट आदि, है ना। इसमें बहुकोशिकीय जीव भाग लेते हैं जैसे प्लेज्योमेट, है ना, आदि। प्लेजोडियम देखिए ना, यहाँ पर क्या दिया हुआ, प्लेजोडियम आदि, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि डीएनए की प्रकृति बनाना जनन क्यों आवश्यक होता है? आंसर इसका है, डीएनए की प्रकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक होता है क्योंकि डीएनए शरीर के सभी महत्वपूर्ण सूचना होती है, हाँ, जिसके अनुसार उस व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक वृद्धि होती है। हम बार बार कहते हैं गाइस कि आपको इसमें सारा का सारा वीडियो अवेलेबल कर रहे हैं और जीव विज्ञान का एक भी क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं छूटेगा इससे। ये बार बार कह रहे हैं आपको कि 2 मार्क्स और 5 मार्क्स, इसका सारा क्वेश्चन को इसमें एड कर दिए हम। और जो फिगर क्लास है, फिगर के बाद न्यूमेरिकल आने वाला है, ये सारा का सारा जो क्लास है आपको फिगर क्लास और न्यूमेरिकल क्लास, ये भी आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। चलिए जल्दी आगे बढ़ते हैं। इसका अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको बता ही दिए। देख लीजिए, डीएनए की प्रकृति बनाना जनन की आवश्यक होता है। डीएनए की प्रकृति बनाना जनन की आवश्यक होता है क्योंकि डीएनए में शरीर की महत्वपूर्ण सूचना होती है, इसके अनुसार उस व्यक्ति के शारीरिक मानसिक वृद्धि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि परागण, है ना, और निषेचन में किस प्रकार भिन्न है? आंसर देखिए, परागण निषेचन में अंतर निम्नलिखित है। पहला परागकण, दूसरा निषेचन। पहला, इसमें पादप कोशिका भाग लेकर नए पौधे का निर्माण करते हैं। इसमें मनुष्य एवं जानवर 2 लिंग भाग लेकर नए जीव का निर्माण करते हैं, है ना। इसमें देखिए दूसरा पॉइंट, यह 2 चरणों में संपन्न होता है परागण, यह अनेक चरणों में संपन्न होता है, कौन? निषेचन। तीसरा, यह पराग कोश निकलकर पुष्प के वर्तिका तक पहुंचने की क्रिया होता है, यह नर एवं मादा युग्मन के संगरण की प्रक्रिया होता है, निषेचन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या लाभ है? तो आंसर रहेगा, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन लाभ निम्नलिखित है। चलिए पहला पॉइंट देखिए लैंगिक जनन, दूसरा पॉइंट देखिए अलैंगिक जनन। पहला देखिए, इसमें केवल जीवों में प्रतिवर्ती क्रिया का निर्माण होता है, इसमें संतति कोशिका का निर्माण होता है, कोशिका का निर्माण होता है।
इसमें केवल एक जीव भाग लेते हैं, इसमें 2 जीव भाग लेते हैं। इसमें विभिन्नता नहीं उत्पन्न होता, इसमें विभिन्नता उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 12 बोलने की फिगर का, इसमें फिगर क्लास होगा तो फिगर क्लास हमको समझा देंगे कि पुष्प कहता है 41 में पुष्प का अंडर काट नामक चित्र बनाइए, है ना, तो आपको बता देंगे बना के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 42 मछली, है ना, मछली, मच्छर, केचुआ और मनुष्य का श्वसन अंग का नाम बतावें, है ना। ये अगले बार गेस किए थे 2020 में और बोर्ड में पूरा टकराया था, है ना। जो ऑफलाइन बैच चलता उसमें काफ़ी टकराया था क्वेश्चन। देखिए, मछली का श्वसन अंग गलफड़ा होता है ना। मच्छर का जो श्वसन अंग होता है ट्रोकिया होता है, जो सांस लेता है वो ट्रोकिया से लेता है। और केचुआ का जो होता है वो त्वचा से ही लेता है, जो आपको चमड़ी कहते हैं ना, स्किन, उससे। मनुष्य का जो श्वसन अंग होता है वो फेफड़ा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन उसमें है 43 नंबर है। 43 नंबर, सामान्य व्यक्ति के रक्तदाब रुधिर होते हैं, रुधिर दाब क्या होता है? तो देखिए, प्राकुचलन होता है ना, उसका 110 से लेकर 130 mmHg तक होता है। ठीक है, ऑप्शन आप ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। दूसरा होता है अनुशीतलन, शीतलन, इसका 70 से 80 mmg में होता है। 70 mmg भी दे सकता है, 80 mmg देता है। रक्तदाब को मापने के लिए सिफोगोनोमीटर का मैनोमीटर का से मापा जाता है। ठीक है, इसी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपको ये बता दिए थे शुरू वाला में भी और अभी बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, समजात अंग किसे कहते हैं, है ना। देखिए, जंतुओं का समजात अंग किसे कहते हैं? जंतुओं का ऐसा अंग जिसकी बनावट समान हो लेकिन अलग अलग कार्य को संपादित करते हैं उसे समजात अंग कहते हैं। जैसे बिल्ली तथा मनुष्य के दोनों अगले पैर, इसमें ये रहा पड़ेगा पैर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, असमजात अंग किसे कहते हैं, है ना। जंतुओं के ऐसे अंग जिसकी बनावट अलग अलग हो लेकिन एक ही प्रकार के कार्य संपादित करते हैं उसे असमजात अंग या समरूप अंग कहते हैं, है ना। जैसे तितली तथा पक्षी के पंख, है ना, अलग अलग कार्य करते फिर भी मतलब अलग अलग बनावट होते, कार्य एक ही करते हैं। जीवाश्म, अच्छा क्वेश्चन है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण सजीव प्राणी चट्टान के नीचे दब गए, उन सजीव प्राणियों को अवशेष को जीवाश्म कहते हैं, जो जैव विकास के बारे में महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव निम्नीकरण पदार्थ किसे कहते हैं, है ना। ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा छोटे छोटे भागों में तोड़े जा सकते हैं उसे जैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं, जैसे पेपर, गोबर, लकड़ी आदि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अजैव निम्नीकरण पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा छोटे छोटे भागों में विभाजित नहीं होते या नहीं तोड़े जा सकते हैं उसे अजैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं, जैसे प्लास्टिक, कीटनाशक आदि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। परितंत्र किसे कहते हैं? सभी सजीव प्राणी मिट्टी, जल, वायु आदि के संपर्क में रहकर अंतःक्रिया करते हैं, इसे भौगोलिक स्थिति का परितंत्र कहते हैं। इसका सबसे बड़ा अंग समुद्र है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आहार श्रृंखला किसे कहते हैं? परिस्थिति तंत्र में एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, है ना। आहार श्रृंखला किसे कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लगातार आ जाता है। दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, जीवों की इसी श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं। एक दूसरे पर निर्भर होना, है ना। A1 के बाद A2 का आना, एक के बाद 2 का आना, है ना। चलिए, जैविक आवर्धन क्या है ना। कुछ रासायनिक पदार्थ जैसे कीटनाशक, उर्वरक, खाद आदि का प्रयोग फसलों पर किया जाता है। यह रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला के प्रत्येक स्तर से होते हुए शीर्ष पर स्थित जीव में जमा हो जाते हैं, इसे ही जैविक आवर्धन कहते हैं। इसका कारण मनुष्य में इतनी बीमारी हो रही है, इसी कारण मनुष्य में इतनी बीमारी होती है, किसके कारण? जैविक आवर्धन के कारण। चलिए नेक्स्ट, ओजोन परत किसे कहते हैं, है ना। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बना ओजोन, है ना, बना ओजोन का स्तर वायुमंडल में 15 से 50 किलोमीटर के बीच पाया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर लेता है, जो त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद बीमारी से बचाता है। मतलब बीच सूर्य के प्रकाश को उपस्थित पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, जो त्वचा कैंसर यानी त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद की बीमारी से बचाता है। साथ ही वायुमंडल का तापमान बढ़ने से रोकता है। ओजोन का सूत्र O3 होता है। क्या होता है? O3 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषी स्तर क्या है? एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर बनाइए। आहार श्रृंखला के प्रत्येक स्तर को पोषी स्तर कहते हैं। इसके सभी स्तर ऊर्जा का मान समान होता है। जैसे घास को कौन खाता है? टिड्डा को मेढक, मेढक को सर्प और सर्प को चील, है ना। सर्प मतलब सांप, सांप को चील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परितंत्र में अपजों की क्या भूमिका है? परितंत्र में अपवर्जकों यानी सूक्ष्म जीवों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि पृथ्वी पर
अपमार्जक नहीं होंगे तो अपशिष्ट पदार्थों का ढेर लग जाएगा, जिससे पर्यावरण संतुलित बिगड़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैविक आवर्धन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है ना। जैविक आवर्धन क्या है? पूछ भी देता है, क्या परितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन प्राप्त कर सकते हैं? प्राप्त नहीं, जैविक आवर्धन का प्रभाव भिन्न भिन्न होगा, है ना, प्राप्त कर सकते हैं। कुछ भी आपको क्वेश्चन हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि 5 मार्क्स में आएगा क्वेश्चन, है ना। को देखिए, कुछ रासायनिक पदार्थ जैसे कीटनाशक, उर्वरक, है ना, उर्वरक, खाद आदि का प्रयोग फसलों पर किया जाता है। यह रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला के प्रत्येक स्तर से होते हुए शीर्ष पर स्थित जीवों में जमा हो जाते हैं, इसे जैविक आवर्धन कहते हैं। परितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन प्रभाव भिन्न भिन्न होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओजोन का क्षति हमारे लिए चिंता का विषय है, क्यों? इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं? देखिए, ओजोन की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि ओजोन का क्षति, आंसर इसका रहेगा, है ना, ओजोन का क्षति हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि ओजोन की क्षति से सूर्य की उपस्थिति जो हानिकारक पराबैंगनी किरण की मात्रा पृथ्वी पर बढ़ जाएगी और मनुष्य अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। साथ ही पृथ्वी पर गर्मी काफ़ी बढ़ जाएगी, जिससे ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघल जाएगी, जिससे सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगा, है ना। O2 पराबैंगनी UV प्लस OO, है ना, O प्लस O2, इसलिए O3 बन जाता है ऑक्सीजन से ओजोन। चलिए, इस क्षति को सीमित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के स्तरों पर कमी लाना, CFC के उत्पादन में उपयोग पर रोक लगाना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन पर रोक लगाना, CFC उत्पादन करने वाले यंत्रों को कम उपयोग करना, जैसे कूलर, फ्रिज, टूथपेस्ट, सुपर सन आदि। ओजोन का मात्रा डेप्सन से मापा जाता है। किस मापा जाता है? डेप्सन से मापा जाता है। ऑब्जेक्टिव हम कवर किए हैं इसमें कुछ। चलिए, इसके बाद ऑब्जेक्टिव का ही वीडियो बनाएंगे आप लोग के लिए, पूरा बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव बना देंगे, टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स, इस पर आपका पूरा का पूरा तैयारी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओजोन के परत से क्या क्या हानि होती है ना। ओजोन परत, देखिए, तो ओजोन परत से निम्नलिखित हानियाँ होती है। पहला, त्वचा के कैंसर का होना। दूसरा, आँख में मोतियाबिंद का होना, है ना, अथवा चर्म रोग का होना। तीसरा, पेड़ पौधे का क्षति या नुकसान पहुंचना। चलिए अगला क्वेश्चन है, परितंत्र कुछ कार्यों को लिखिए। परितंत्र कुछ कार्य निम्नलिखित है। पहला, पोषक पदार्थों का प्रवाह का होना। दूसरा, ऊर्जा का प्रवाह का होना। तीसरा, जैव भू संपर्क यानी जैव भू रासायनिक चक्र का प्रभावित होना। ठीक है ना, संपर्क भी होता है लेकिन रासायनिक चक्र को प्रभावित होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संकट किसे कहते हैं, है ना। ऊर्जा संकट किसे कहते हैं? देखिए, ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत जीवाश्म ईंधन, जिसमें जीवाश्म ईंधन हो गया कोयला, पेट्रोलियम है। पृथ्वी के अंदर इसकी मात्रा सीमित है, लेकिन मनुष्य की जनसंख्या के अंदर इसकी मात्रा सीमित है। पृथ्वी मात्रा भी सीमित है और मनुष्य की जनसंख्या के अंदर भी इसकी क्या है? सीमित है। लेकिन मनुष्य की जनसंख्या वृद्धि होने के कारण मांगें बढ़ गई है, और यह ऐसा संसाधन है जो एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा उत्पन्न नहीं होती है, और दोबारा उत्पन्न नहीं होगी तो ऊर्जा में कमी हो जाएगी। इसी कमी को ऊर्जा संकट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा संकट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि मनुष्य, है ना, पर्यावरण को मित्र बनाने के लिए आप अपनी आदतों में कौन से परिवर्तन ला सकते हैं? पहला तो आंसर रहेगा, पर्यावरण मित्र बनाने के लिए हम अपने आदतों में निम्नलिखित परिवर्तन ला सकते हैं। पहला, संसाधनों को कम से कम खर्च करके। दूसरा, वस्तुओं का पुनर्चक्रण करके। तीसरा, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का संरक्षण करके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अपने लोग का स्क्रीन पर है, देख लीजिए कि हमें वन एवं वन्य जीव का संरक्षण क्यों करना चाहिए? हमें वन एवं वन्य जीवन का संरक्षण क्यों करना चाहिए? आंसर है कि हमें वन का संरक्षण निम्नलिखित कारणों से करना चाहिए। पहला, वन का करना चाहिए। देखिए, वन के मिट्टी को काटने से बचाता है, वन मिट्टी को काटने से बचाता है। दूसरा, वन गैसीय संतुलन को बनाए रखता है ना। तीसरा, कि वन वर्षा कराने में महत्वपूर्ण योगदान देता है ना। और चौथा, वन रेगिस्तान का विस्तार को रोकता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, हमें वन जीवन का संरक्षण निम्नलिखित कारणों से करना चाहिए, है ना। वो क्या था? वन का या वन्य जीवन का। देखिए, पहला, वन जीवन यानी वन जीव आहार श्रृंखला का कायम रखता है। दूसरा, वन्य जीव प्राण जो जगत है ना, प्राणी जगत, वन्य प्राणी जगत और जातियों में बनाए रखने में सहायता करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि वन्य
जीव के संरक्षण के लिए कुछ उपाय सुझाइए। आंसर है कि वन्य संरक्षण के लिए कुछ उपाय निम्नलिखित हैं। वनों की कटाई पर रोक लगाकर। दूसरा, ईंधन के लिए लकड़ी का अवैध व्यापार पर रोक लगाकर। तीसरा, वन्य रोपण, कृषि बाग आदि प्रकृति को अपनाकर, है ना। चलिए ये सब करके हम क्या कर सकते हैं, वनों के संरक्षण का उपाय कर सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋतुस्राव किसे कहते हैं, है ना। देखिए, स्त्रियों के शरीर में होने वाले यह जैविक प्रक्रिया जो अंडाणु को निषेचित नहीं होने पर द्रव के रूप में शरीर से बाहर होने लगता है, इसी प्रक्रिया को ऋतुस्राव, रजोधर्म या मासिक धर्म या मासिक चक्र कहा जाता है। इसका कई नाम होता है, ऋतुस्राव का रजोधर्म, मासिक धर्म, मासिक चक्र आदि, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, श्वसन और दहन में दो अंतर दीजिए, है ना। एक तरफ आपको श्वसन लिखना है, पहले लिख देना है कि श्वसन और दहन में अंतर निम्नलिखित है, निम्न है। एक तरफ श्वसन, एक तरफ दहन। पहला, यह एक नियंत्रित प्रक्रम है। दूसरा, उसमें दहन में पहला, यह एक अनियंत्रित प्रक्रम है, और श्वसन में यह एक मंद प्रक्रिया है, और दहन एक यह तीव्र प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि रक्त के दो कार्यों को लिखें। चलिए रक्त के दो कार्य निम्न है। पहला, यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यह श्वसन के समय बनने वाली CO2 को वापस फेफड़ा में लाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऋतुस्राव क्यों होता है ना। देखिए ऋतुस्राव क्यों होता है, इसका आंसर, जब अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता तब वह विघटित होकर द्रव के रूप में बाहर स्रावित होने लगता है। इसे ही ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं, जो सामान्यतः मादा में 14 से 15 वर्षों की आयु से प्रारंभ हो जाता है। इसकी अवधि 2 से 8 दिनों की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त एवं लसिका में दो अंतर लिखें। तो रक्त एवं लसिका में दो अंतर निम्न है। पहला, रक्त, एक तरफ रक्त एक तरफ लसिका। पहले देखिए, रक्त का रंग लाल होता है ना। दूसरा है लसिका का जो रंग होता है श्वेत होता है। दूसरा देखिए, रक्त में लाल कोशिकाएं पाई जाती है ना। लसिका में लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। देखिए इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लसिका क्या है ना। जब रुधिर कोशिका से होकर बहता है तब उसका द्रव भाग कुछ भौतिक, रासायनिक और शारीरिक प्रतिक्रियाओं के कारण कोशिका की पतली दीवारों में छनकर बाहर निकलती है, उसे ही लसिका कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें एक भी क्वेश्चन जिसमें से नहीं है, टोटल क्वेश्चन आपको बोर्ड से टकराने लग और खुद का गेस करके पूरा नोट बनाए हैं गाइज। बहुत मेहनत लगा है नोट बनाने कर, है ना। आप इसे वैसे ही वेस्ट ना करें, इसे सही से पढ़ें ताकि आपको अच्छा से अच्छा रिजल्ट स्कोर कर सके, है ना, क्योंकि अब की बार मिशन है, अब की बार 90 पार। चलिए अगला देखते हैं, आनुवंशिकता क्या है ना। आनुवंशिकता क्या है, सजीव प्राणियों में पैतृक गुण यानी पिता का जो गुण होता है, पैतृक गुण का हुआ पिता गुण, है ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया आनुवंशिकता कहलाता है। इसी प्रक्रिया के कारण बच्चों का गुण अपने माता पिता से मिलते हैं, रहते हैं, ठीक ना। अपने माता पिता से मिलते रहते हैं, देखते हैं कुछ गुण मिलते रहते हैं, जैसे कलर हो गया, है ना, माता पिता से कलर मिल जाता है। फेस जो होता है ना बॉडी का, वो थोड़ा सा फेसुअल उसमें मिल जाता है, ये इसका होता है। बेस्ट ऑफ लक। चलिए एग्जामिनेशन, बेस्ट ऑफ लक, है ना, फॉर योर एग्जामिनेशन।